सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के बीच बच्चों एक बार फिर उपस्थित हूं। तो बच्चों ये है आज का हमारा टॉपिक, यूनिट है बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। और ये बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम संख्याएं। और क्वांटम संख्याओं का बच्चों आज का जो हमारा वीडियो है सेकेंड पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्वांटम संख्याओं की डेफिनेशन। क्या आप बोर्ड एग्जाम्स में तो आती नहीं है, लेकिन बच्चों अगर आपके होम एग्जाम्स हैं और आप 11th के बोर्ड स्टूडेंट हैं, एक तो था बच्चों कि आप टेक्निकल किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से पढ़ना है। अब बात करते हैं बच्चों कि अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हैं और आप 11th से प्रैक्टिस करना चाहते हैं बच्चों, राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अच्छे फॉर्मेट में लिख पाएँ, तो बच्चों जो हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था आज हम उसको बच्चों सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे कि क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखें बेटा डेफिनेशन आपके सामने है। क्वांटम संख्याएं बेटा वे संख्याएं जो परमाणु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन की कौन कौन सी बेटा सही स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण करती है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वे संख्याएं जो परमाणु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण करती हैं क्या कहलाती हैं बच्चों? क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। कितने प्रकार की होती हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि ये निम्न 4 प्रकार की होती हैं। पहली बेटा मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी का क्या नाम था बेटा? दूसरी का नाम था द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरी क्वांटम संख्या कौन सी थी? चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथी क्वांटम संख्या कौन सी थी बेटा? चक्रण क्वांटम संख्या। तो बच्चों पहली वीडियो देखने के बाद आपको जो जो जानकारी मिली है आप उसे लिख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपकी इसमें आ जाएगी मुख्य क्वांटम संख्या में। कैसे? एक नया वर्ड जोड़ दिया बेटा मैंने कि इसका प्रतिपादन किसने किया था? बोर ने किया था, मतलब इसकी खोज बोर ने की थी, प्रतिपादन जो किया था। तो बेटा वैसे काल्पनिक नंबर होते हैं। तो वे क्वांटम संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की, वे क्वांटम संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की कहाँ पर बेटा? कोष में स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण करती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती हैं। अब बेटा इस वर्ड का मतलब क्या था, क्या क्या बताती हैं ये? जो परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी। बेटा कोष का मतलब क्या होता है कि परमाणु बेटा जब चक्कर लगाता है तो परमाणु के चारों तरफ बेटा क्या होती है? क्लास होती है इस तरीके से। तो वो क्लास में स्थिति बताता है। क्लास का मतलब क्या हो गया बेटा? नाभिक से इसकी दूरी भी बताएगा। फिर अगर क्लास में स्थिति बतानी है यहाँ से तो ये डिस्टेंस भी बताएगा। और नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? परमाणु त्रिज्या। तो वे क्वांटम संख्या जो परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी यानी कि परमाणु त्रिज्या। परमाणु का आकार बेटा यही हो जाएगा जनरली। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, परमाणु का मतलब क्या हो गया बेटा? कोष में। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का निर्धारण करती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती हैं। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। अब बेटा जितनी भी जानकारी आपको थी वो आप और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे n का मान कितना हो सकता है बेटा? n का मान 1 से अनंत तक हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है? 1 से अनंत तक कोई भी पूर्णांक हो सकता है बेटा। कोई भी पूर्णांक, मतलब समझ गए होंगे बेटा पूर्णांक का कि 1 2 3 इस तरीके से पूरा अंक होगा, पूर्णांक हो सकता है। n का मान 1 से अनंत तक कोई भी पूर्णांक हो सकता है बेटा, हो सकता है। लेकिन फिलहाल कितना है? किंतु n का अभी तक अधिकतम मान बेटा, स्कूल कौन सी क्लास तक था? 7वीं क्लास तक। तो n का अभी तक अधिकतम मान 7 है, या जितने भी ज्ञात तत्व हैं बेटा उनके अनुसार इसका जो मान है अभी तक वो कितना है? 7 है। अब इसमें और भी जोड़ सकते हैं बेटा। n बराबर अगर 1 होता है, n का मान 1 होता है, पहली कक्षा होती है, तो बेटा पहली वाली जो क्लास है इसको रिप्रेजेंट करते हैं k से। किससे? k से। दूसरी वाली l, तीसरी वाली m, इसके बाद एक और क्लास आएगी तो n। अगर n बेटा बराबर बेटा 1 आता है तो कौन से कोष को रिप्रेजेंट करता है? k कोष को रिप्रेजेंट करता है। किसको? k कोष को। अगर n की वैल्यू बेटा 2 होती है, ठीक है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? l कोष को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? l कोष को। अगर n की वैल्यू बेटा 3 होती है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? m कोष को। इसी प्रकार से बच्चों आप कर सकते हैं। n की वैल्यू अगर 4 आती है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? n कोष को। तो जितनी भी जानकारी आपके पास है बेटा क्वांटम संख्याओं से संबंधित उसे आप थ्योरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट और बेटा, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं लेकिन फिर भी किसी भी कोष में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या
2n² हो सकती है। कितनी हो सकती है बेटा? 2n²। किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है। कितनी हो सकती है बेटा? संख्या 2n² हो सकती है। ये बात बेटा आप ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी क्लास में, जैसे बता रहा था ना बेटा, किसी भी क्लास में कितने बच्चे हो सकते हैं, तो उसका रूल है बेटा किसी भी क्लास में अधिकतम 2n² स्टूडेंट हो सकते हैं। कैसे बेटा? इसका क्या मतलब है यहाँ समझ लेते हैं बेटा। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बताइए बेटा? तो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 2n²। प्रथम कोष की बात करें तो प्रथम कोष के लिए बात करें तो कितना हो जाएगा? 2 × 1²। और 1² कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो 2 × 1 कितना हो गया? 2। दूसरे कोष की बात करें तो दूसरे कोष में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम? तो दूसरे कोष में बेटा n की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 2। तो 2² कितना होता है? 4। तो 2 × 4 बेटा कितना हो जाएगा? 8। इसी प्रकार से अगर आप तीसरे कोष के लिए निकालें तो कितना हो सकता है? 18। चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें तो कितना हो सकता है? 32। चौथे कोष के लिए बेटा। तो इस प्रकार से बेटा किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 2n² हो सकती है। तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट, मुख्य क्वांटम संख्या। जितनी जानकारी आप ज़्यादा चाहते हैं उतना लिख सकते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। सेकंड की बात करें तो बच्चों सेकंड टॉपिक क्या होगा आपका? द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो उसका ठीक है बेटा, और वो क्या बताती है? उपकोष में स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण करती है। चलिए बच्चों लिख लेते हैं उसे भी, फिर आपको समझाएंगे। तो बेटा सेकंड क्वांटम संख्या आपके सामने है द्विगंशी क्वांटम संख्या। कौन सी बेटा? द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो बच्चों मैंने जो पुरानी डेफिनेशन बताई थी उसमें बताया था कि द्विगंशी क्वांटम संख्याएं वे क्वांटम संख्याएं होती हैं जो उपकोष में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण करती हैं। आप वो भी लिख सकते हैं। या बच्चों क्या लिखेंगे कि इसमें एक वर्ड और दे दिया बेटा मैंने कि द्विगंशी क्वांटम संख्या को किसने प्रदर्शित किया था? सोमरफेल्ड ने इसका प्रतिपादन किया था। तो वे क्वांटम संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की उपकोष में किसकी बच्चों स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण करती हैं, या साइंटिफिक वर्ड पे जाएं तो कोणीय संवेग या आकृति का निर्धारण करती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? कोणीय संवेग या आकृति का निर्धारण करती हैं, या बेटा कोणीय संवेग के कारण ऊर्जा का भी निर्धारण करती हैं, ऊर्जा का मापन करती हैं। वो क्या कहलाती हैं? आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, मैंने बच्चों दो वर्ड चेंज कर दिए। ऊर्जा और स्थिति की बात कर रहे थे तो करती तो बेटा ऊर्जा का ही निर्धारण है, लेकिन किससे? कोणीय संवेग से। किससे? कोणीय संवेग से। तो सबसे पहले बेटा इसका प्रतिपादन किसने किया था? सोमरफेल्ड ने। और आप वो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या इसे चेंज कर दीजिए कि वे क्वांटम संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की कहाँ पर बेटा उपकोष में या उपकक्ष में कोणीय संवेग या आकृति का निर्धारण करती हैं तथा कोणीय संवेग के कारण ऊर्जा का मापन भी करती हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। इसे बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से। ठीक है बेटा। तो एल का मान बच्चों किस पर निर्भर करता है? आप आगे और लिख सकते हैं एल का मान एन के मान पर निर्भर कर सकता है। एल का मान एन के मान पर निर्भर, एल का मान एन के मान पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि एल का मान कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा? 0 से n-1 तक होता है। कितना होता है? 0 से n-1 तक हो सकता है। क्लियर बेटा? या इसे आप दूसरे तरीके से समझ लीजिए कि जो L के मानों की कुल संख्या, या बेटा ऐसे लिख लीजिए L के मानों की संख्या, L के मानों की कुल संख्या n के मानों की संख्या के n के मान के बराबर होती है। ठीक है बेटा। किसके बराबर होती है? एल के मान के। कैसे? तो बच्चों मैंने आपको एक वर्ड बताया था उसे बाद में लिखूंगा। एस ऑफ कोर्स के लिए बेटा मैंने वैल्यू कितनी बताई थी? 0। पी के लिए कितनी बताई थी? 1। डी के लिए कितनी बताई थी? 2। और एफ के लिए कितनी बताई थी? 3। ये वैल्यू बेटा मैंने बताई थी उपकोष के लिए। चलिए बेटा देखते हैं। यदि n का मान 2 है, n का मान बेटा कितना है? 2, तो l के कितने मान हो सकते हैं बेटा? जितना n का मान होगा उतने ही l के मान होंगे। तो l के भी 2 मान होंगे। कितने मान होंगे?
2 मान होंगे। और बेटा एल के 2 मान कौन कौन से होंगे? तो जो स्टार्टिंग के 2 मान है वो होंगे कौन कौन से? 0 और 1, 0 और 1। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखें 0 से n-1 तक होना है। यदि बेटा n का मान आपका 3 आ जाए तो l के मान कितने कितने हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। मतलब n की वैल्यू कितनी थी? 3। तो l के कुल कितने मान पॉसिबल हैं? 3 पॉसिबल है। अगर n की वैल्यू बेटा 4 हो जाए तो l के जो मान है वो कितने हो जाएंगे? 0, 1, 2, 3, कुल 4 मान पॉसिबल है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसमें। और भी आगे लिखना चाहें बच्चों तो आप कह सकते हैं एस उपकोष के लिए, एस उपकोष के लिए एल का मान कितना होता है? 0। पी उपकोष के लिए एल का मान बेटा कितना होता है? 1। तथा डी उपकोष के लिए एल का मान 2 हो सकता है। और एफ उपकोष के लिए बेटा बात करें तो कितना हो सकता था? 3। ये भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो बेटा ये सब आप इसमें लिख सकते हैं द्विघांसी क्वांटम संख्या में। चलिए बेटा मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, इसमें एक वर्ड आया था आकृति, आकृति का निर्धारण। तो आकृति बेटा कैसे निर्धारित करते हैं? तो देखें बेटा एन की वैल्यू 0, सॉरी बेटा एल की वैल्यू 0 होती है तो किसको रिप्रेजेंट करती है? एस को। किसको रिप्रेजेंट करती है? एस को। क्लियर? अगर एल का मान 0 है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एस को। और एस उपकोष की आकृति होती है बेटा गोल। कैसी होती है? गोलाकार। अगर बेटा एल बराबर 1 होता है आपका तो क्या होगा? पी। और पी उपकोष की आकृति कैसी होती है बेटा? उसको बोलते हैं डम्बलाकार। कैसी बोलती है? डम्बलाकार। गोल को तो आप जानते होंगे बेटा, डम्बल होती है इस शेप में, इसे ऐसे बना लीजिए डम्बल की शेप में। और अगर एल की वैल्यू 2 आ जाती है तो बच्चों कौन से उपकोष को रिप्रेजेंट करेगा? डी को। और डी उपकोष की होती है बेटा द्विडम्बल। कैसी होती है? द्विडम्बलाकार। ठीक है। और इसके बाद बेटा कौन सा आएगा? एफ उपकोष एल बराबर 3 के लिए। इसकी संरचना बच्चों कैसी होती है? जटिल होती है। कैसी होती है? जटिल। तो बेटा हम द्विघांसी क्वांटम संख्या के आधार पर इनकी आकृति बता सकते हैं। एस उपकोष के लिए मान कैसा होता है? गोलाकार। पी की आकृति कैसी होती है? डम्बलाकार। डी की कैसी होती है? द्विडम्बल। तो द्विडम्बल बच्चों आप समझ गए होंगे, इस तरीके से हो जाएगी, डबल डम्बल हो गया, या इस तरीके से मान लीजिए डबल डम्बल। ठीक है। तो एफ की कैसी होती है बेटा? कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। हम शो नहीं कर रहे हैं तो एफ के लिए बेटा जटिल वर्ड ही आप यूज करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर? तो इस तरीके से बेटा हम द्विघांसी क्वांटम संख्या, जरूरी नहीं बेटा आप इतना लिखें, ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना जाएं, वो सिंपल वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के वर्डों का प्रयोग करना सीखें, डेफिनेशन को थोड़ा साइंटिफिक बनाने का प्रयास करें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। पॉइंट नंबर जो हमारा है 3rd, वो रहेगा बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सी? चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो नेक्स्ट है बेटा 3rd आपके पास चुंबकीय क्वांटम संख्या। और इस क्वांटम संख्या को बच्चों किसने प्रतिपादन किया था? तो प्रतिपादन किया था बेटा लैंडे ने, इसकी खोज की थी। वे क्वांटम संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षक में, किसमें बेटा? कक्षक में अभिविन्यास का निर्धारण करती हैं। अभिविन्यास बेटा यहाँ पर आप ऊर्जा और स्थिति का निर्धारण भी कर सकते हैं। तो कक्षक में अभिविन्यास का निर्धारण करती हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे एम या एमएल से प्रदर्शित करते हैं। अभिविन्यास वर्ड समझ लीजिए बेटा। तो बेटा आपके पास सेक्शन थे कुछ, तो बेटा सेक्शन कितने होते हैं? 4, एस, पी, डी और एफ। इस अभिविन्यास वर्ड को बेटा क्लियर कर लें। तो बेटा एस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 2 होती है। कितनी होती है? 2। पी में बेटा 4 ज़्यादा होती है, मतलब 6। डी में फिर 4 ज़्यादा होते हैं बच्चों, 10। और एफ में फिर 10 मतलब 4 ज़्यादा होते हैं, तो कितना होता है? 14। तो ये तो होती है बेटा उपकोष में। किसमें? उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो आप बता सकते हैं कि एस उपकोष में बेटा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और एफ उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। लेकिन बेटा अगर हम बात करें कक्षक की, तो बेटा मैंने आपको बताया था एक बेंच पे कितने स्टूडेंट बैठते हैं? 2। तो बेटा एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो कितना खाना बनेगा बेटा? 1। कितना खाना बनेगा? 1। पी में कितने बनेंगे बेटा? 3। 1 और 3। डी में कितने बनेंगे बेटा? तो डी में बनेंगे 5। कितने बनेंगे? 5। 1, 2, 3, 5। और एफ में बेटा कितनी बेंचेस की जरूरत है? 7 की। कितने की जरूरत है? 7 की। 1, 2, 3,
4 5 और ये हो गया बेटा आपका 7। क्लियर, काउंट कर लीजिए बेटा। एस में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2, तो एक ही खाने में आ सकते हैं जिसे हम कक्षक कहेंगे। पी में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम 6, तो कितने ब्लॉक में आ सकते हैं 3 में, एक ब्लॉक में 2 आएंगे। डी में कितने बेटा 10, तो कितने कक्षक होंगे 5, और एफ में कितने होंगे 7। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बेटा बन सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो एक होता है, कितना होता है 1। पी उपकोष में बेटा कितने कक्षक होंगे 1 2 3, 3 होंगे। डी उपकोष में बेटा कितने होते हैं 1 2 3 4 5, मतलब कितने होंगे 5, और एफ उपकोष में कितने होंगे बेटा 7। क्लियर। अब अभिविन्यास का मतलब क्या था बेटा, कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं तो मान लीजिए आपको एफ उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कितने करने हैं 5। पहला तरीका 1 2 3 4 5 ऐसे फिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5। दूसरा तरीका बेटा मान लीजिए मैं दूसरा तरीका अप्लाई कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, किसी भी तरीके से कर सकते हैं बेटा, और तरीका ले लीजिए। तो अभिविन्यास का मतलब क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉनों का वर्णन करना है। तो बेटा इनमें जो सही होता है वो ये होता है, जब सिंगल सिंगल एंटर इलेक्ट्रॉन करता है, हुंड का नियम है, फिर कभी बताएंगे। तो अभिविन्यास वर्ड की बात कर रहे थे बेटा, तो अभिविन्यास क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन की बेटा कक्षक में अभिविन्यास मतलब उसका वितरण, किस तरीके से वितरण होता है उसको डिनोट करता है। तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बेटा आपके कवर हो जाएंगे। तो क्वांटम संख्या बेटा कौन सी होती है चुंबकीय, जो इलेक्ट्रॉन की कक्षक में स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण करती है, कक्षक में अभिविन्यास का निर्धारण करती है। तो बेटा m के मान मैंने कितने बताए थे, m का मान बेटा कितना बताया था, -L से +L तक बताया था। क्लियर। तो यहाँ से एक पॉइंट थ्योरी का ये भी मिल गया बेटा कि m का मान किस पे डिपेंड करता है, L पर। m का मान L के मान पर निर्भर करता है। क्लियर बेटा। यहाँ से पहला पॉइंट कि m का मान किस पे डिपेंड करेगा, L पे, इसी फॉर्मूले से पता चल गया। ठीक है। और m L के मानों के लिए, L के मान के लिए m के मान, ठीक है बेटा, m के मान बेटा कितने होंगे, -L से +L तक हो सकते हैं। पूरा सेंटेंस कर लेना बेटा, L के मान के लिए m के कुल मान -L से +L तक हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ से बेटा मैं एक और वर्ड जोड़ रहा हूँ बेटा, उपकोष में कक्षकों की कुल संख्या। देखें, उपकोष में कक्षकों की कुल संख्या तो बेटा कितनी होती है, वो होती है 2L + 1 होती है। कितनी होती है, 2L + 1। कैसे बेटा समझें, एस उपकोष के लिए बेटा L का मान कितना बताया था, 0। अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, देखें जरा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। कितनी होती है, 2L + 1 एस उपकोष के लिए बेटा। एस के लिए मैन मान कितना होता था L का, 0। कितना होता था, 0। तो 0 + 1 टोटल कितना आ गया, 1। और पी उपकोष के लिए बेटा L की वैल्यू कितनी होती थी, 1। तो 2 × 1 + 1 कितना हो गया, 3, जो मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था ऐसे। और डी बेटा, डी के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो 2 × 2 + 1 मतलब 5 और F। ठीक है बेटा। तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं, पूछा जाए अगर उपकोष में कक्षकों की कुल संख्या L पे डिपेंड करती है, और L के लिए बेटा कितना होता है, 2L + 1 होता है। कितना होता है, 2L + 1 होता है। तो ये था बेटा आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। और इसकी खास बात बेटा ये होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या की कि ये जी-मान इफेक्ट को भी समझा सकते हैं इससे। फिलहाल के लिए इतना याद रखेंगे, जी-मान प्रभाव को समझा सकते हैं। क्या होता है बेटा उसे नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे, बड़ा टॉपिक है कि जी-मान इफेक्ट क्या होता है, नई वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जी-मान इफेक्ट को समझाया जा सकता है मुख्य क्वांटम संख्या से, द्विघनसीय क्वांटम संख्या से, चुंबकीय क्वांटम संख्या से, या चक्रण क्वांटम संख्या से, तो आंसर क्या होगा बेटा आपका, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या होगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वांटम संख्या की तरफ, जो है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या। तो बेटा ये है लास्ट आपकी चक्रण क्वांटम संख्या। धीरे धीरे बेटा हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों प्रकार के क्वांटम संख्या पढ़ चुके हैं। तो बच्चों अगर आप तो को अभी तक हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बच्चों बेल आइकन जो आपको दिखाई दे रहा है वीडियो के जस्ट नीचे,
आप उसे प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, चक्रण क्वांटम संख्या वे क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के बेटा कौन सी दिशा, चक्रण की दिशा का या घूर्णन का निर्धारण करती हैं, चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती हैं। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों मैंने बताया था चक्रण कितनी डायरेक्शन में होता है, 2, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से। और इसका मान बच्चों कितना हो सकता है, या तो प्लस हाफ हो सकता है या माइनस हाफ हो सकता है। कैसे, अगर बेटा आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है यानी कि दक्षिणावर्त घूमता है, समझ रहे हैं बेटा, दाईं ओर को घूमता है, कौन सा बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा दक्षिणावर्त होती है तो प्लस हाफ, और वामावर्त होती है तो आपका कितना होता है बेटा, माइनस हाफ। क्लियर। तो ये थी बेटा आपकी चक्रण क्वांटम संख्या। बात करें इसकी खोज किसने की थी, तो बेटा इसकी खोज की थी गोल्ड स्मिथ ने। किसने, गोल्ड स्मिथ ने और ल्यूबेनहक ने। किसने बेटा, पहला नाम क्या बताया बेटा मैंने, पहला नाम बताया आपका गोल्ड स्मिथ, और दूसरा नाम था बेटा यूलेन बेक। यूलेन बेक। इनके खोजकर्ता बेटा जरूरी नहीं है। तो ये थी बेटा आपकी चक्रण क्वांटम संख्या। किसने प्रतिपादन किया था, गोल्ड स्मिथ कह सकते हैं, ठीक है, या यूलेन बेक भी कह सकते हैं। तो वे क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा का निर्धारण करती हैं, चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती हैं। क्लियर बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और आप अपना फीडबैक बेटा जरूर दें। आपको वीडियो कैसा लगा बेटा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हमें आगे के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो बच्चों हमारा होगा वो क्वांटम नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए होगा कि क्वांटम नंबर्स आप किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।